देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, दी प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यानी कि देखिए, हमने यह टॉपिक जो है हमारे उत्तर प्रदेश विशेष की बात करते हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल एग्जाम की बात करते हैं या फिर अन्य जुडिशरी एग्जाम जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो उत्तर प्रदेश जो अभी आने वाले जो है जो हायर जुडिशियल एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, देखिए वो है, देखिए हमारा, विशेष न्यायालय जमानत पर निर्मुक्ति कर सकेगा जब व्यक्ति ए 16 वर्ष से कम आयु का है, महिला है, सी रुग्ण या अशक्त है, 1 करोड़ रुपए से कम की राशि का शोधन का स्वयं या फिर अन्य अभियुक्त के साथ अभियुक्त है, उपरोक्त सभी। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए वो पूछा है यानी कि विशेष न्यायालय जमानत पर निर्मुक्त कर सकेगा जब वह व्यक्ति 16 वर्ष की आयु से कम है, महिला है, रुग्ण या अशक्त है, या फिर 1 करोड़ रुपए से कम की राशि के शोधन का स्वयं या अन्य अभियुक्त के साथ अभियुक्त है, उपरोक्त में सही। देखिए, इसके आंसर देखिए, इसमें सारे सही बन जाएंगे। यानी कि जो है विशेष न्यायालय जमानत पर निर्मुक्ति करेगा, इन सभी के आधार पर आंसर बना इसका ई। तो आंसर बन जाता है इसका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें युग्म है, सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। इसके अंतर्गत देखिए आप जो है सिविल न्यायालय का वाद वर्जित धारा 67, जुर्माने या शास्ति का वसूली धारा 69, मृत्यु या दिवालियापन की दशा में कार्रवाई की जारी रखना धारा 72, नियम बनाने का केंद्रीय सरकार की शक्ति धारा 74। देखिए, इसमें आंसर बन जाता है ये जो है डी सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। यानी कि मतलब देखिए, सिविल न्यायालय का जो वाद वर्जित है संबंधित धारा 67 से, जुर्माने या शास्ति के वसूली जिसे संबंधित जो है वो धारा 69 है, मृत्यु या दिवालियापन की दशा में कार्रवाई की जारी रहना जो धारा 72 है। देखिए, ये जो है सुमेलित है, बाकी जो डी सुमेलित नहीं है। तो आंसर बन गया इसका हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 64 में से क्या प्रावधान है? यानी कि पूछ रहा, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यानी कि अधिनियम की धारा 64 में क्या प्रावधान है? ए, अपराधों का संज्ञान, सूचना के अप्रकटीकरण, सिविल न्यायालय में वादों का वर्जन, या फिर जुर्माने या शास्ति की वसूली। अब देखिए, जो है इसमें जो है अधिनियम की धारा 64 जो है वो है इसमें अपराधों का संज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रकार आंसर बन जाता है इसका ए आंसर बन जाता है, ए आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट, कोई न्यायालय धारा 62 या धारा 63 सब कॉलम 1 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा? ए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा परिवाद फाइल किए जाने पर, सी आरोप पत्र पर, डी स्वयं प्रेरणा से। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन देखिए आपका जो पूछ रहा है, यानी कि कोई न्यायालय धारा 62 या धारा 63 सब कॉलम 1 के अधीन किस अपराध का संज्ञान लेगा? देखिए, वो जो है यानी किसी अपराध का संज्ञान जो लेगा वो है केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से। तो आंसर बन जाता है ए आंसर, यानी ये ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन कौन सा है? विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई पर दंड प्रक्रिया संहिता का उपबंध लागू होता है। बी में उच्च न्यायालय अपील और पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। सी में निदेशक किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने हेतु हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इसमें जो मतलब है कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, असत्य बताना है इसमें। देखिए, यानी कि जो है इसमें जो असत्य देखिए, ये तीनों के तीनों सही है, तो आंसर बनेगा डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है
जब अधिकारी के कब्जे में किसी भी सामग्री है जिसके आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उसने अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है। बी, जब अधिकारी को सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है। सी, जब व्यक्ति संज्ञेय या अजमानती अपराध का किया गया है। डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा आपका, देखिए मतलब जो है धारा 19 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आंसर बनेगा इसमें देखिए ए आंसर बन जाता है, यानी कि जब किसी अधिकारी के कब्जे में ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है। आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 8 सब कॉलम 5 सब कॉलम 7 या धारा 68 है या धारा 60 सब कॉलम 2 है के अधीन अधिग्रहण यानी अधिग्रहण कन्फिस्केशन से पूर्व अभिग्रहण सीज करना आवश्यक होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा। ए, धारा 17 सब कॉलम 2 उपधारा 1 के अंतर्गत। बी, धारा 17 सब कॉलम 2 उपधारा 1 के अंतर्गत प्रांतुक के अंतर्गत। धारा 18 सब कॉलम 2 के अंतर्गत। धारा 18 सब कॉलम 3 के अंतर्गत। यानी कि देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका, यानी कि धारा 17 सब कॉलम 2 उपधारा 1 के अंतर्गत आंसर बन जाता है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, जहां अधिनियम की धारा 17 उपधारा 1 के अधीन अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण का व्यवहार्य नहीं है, नहीं वहां प्राधिकृत अधिकारी क्या आदेश कर सकेगा? अवरुद्ध करने का, निरोधन करने का, कुर्की का, या डी, ए और बी, सी तीनों का। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन देखिए आपका जो पूछ रहा है, धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन ही अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है, वहां प्राधिकृत अधिकारी क्या आदेश कर सकेगा? अवरुद्ध का या फ्रीज करने का, यानी आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित युग नहीं है। अब इसमें सुमेलित युग बताना है, इसमें सुमेलित युग नहीं है। ए, सर्वेक्षण या प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति धारा 16, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति धारा 17, गिरफ्तार करने की शक्ति 19, अपील अधिकरण की शक्ति धारा 26, यानी आंसर बन जाता है इसका डी, यानी डी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो है सर्वेक्षण या प्रवेश निरीक्षण की करने की जो शक्ति है वो धारा 16 संबंधित है, तलाशी और अभिग्रहण 17 संबंधित है, गिरफ्तार करने की शक्ति 19 से है। ये देखो तीनों के तीनों सुमेलित है, अपील अधिकरण धारा 26 संबंधित नहीं है, ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध के आगम या दस्तावेज का फ्रीज करने के आदेश दे सकेगा? यानी इसमें देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए ए 11 सब कॉलम 2, 17 सब कॉलम 1 के, धारा 17 16 सब कॉलम 2, धारा 17 सब कॉलम 2। देखिए क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो आंसर बनेगा इसका बी, ये बी बन जाता है। नेक्स्ट, अधिनियम की किस धारा 44 का संबंध है? अधिनियम की धारा 44 का संबंध है ए, विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से, विशेष न्यायालय द्वारा संपत्ति निर्मुक्ति से, मामले के अंतरण से, या फिर समन जारी करने से। अब देखिए यहां पर जो है धारा 44 का संबंध है, देखिए अधिनियम धारा 44 जो है वो है आपका देखिए विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से, तो आंसर बना इसका ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अधीन अपराध सिद्ध न होने पर विशेष प्राधिकारी क्लोजर रिपोर्ट, सामान्य रिपोर्ट विशेष न्यायालय के समक्ष लगाता है। ए, धारा 44 ख प्रांतुक, धारा 45 ख प्रांतुक, धारा 46 ख प्रांतुक, धारा 47 ख प्रांतुक। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है इसने, देखिए मतलब जो है
यानी अधिनियम के अधीन अपराध सिद्ध न होने के विशेष प्राधिकारी क्लोजर रिपोर्ट या सामान्य रिपोर्ट, समापन रिपोर्ट विशेष न्यायालय में समक्ष लगा सकता है। तो इसका बनेगा धारा 44 ख परंतु 1। आंसर बन गया इसका ए, यानी ए से संबंधित है। नेक्स्ट, अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है प्राधिकारी के परिवाद पर, मामले उस सुपुर्द किए जाने पर, ए और बी दोनों पर, यानी डी चार्जशीट पर। देखिए इसमें आंसर देखिए आपका बनेगा, वो देखिए आपका जो है यानी अधिनियम के अधीन कौन सा है, विशेष न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान प्राधिकारी के परिवाद पर ले सकता है और उसके मामले को उसे सुपुर्द किए जाने पर भी ले सकता है। तो इस प्रकार आंसर बन जाता है इसका सी, ए और बी दोनों पर, ए और बी दोनों पर आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। अब इसमें सुमेलित नहीं बताना आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। ए, अपील अधिकरण की प्रक्रिया धारा 35, सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित धारा 41, विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय अपराध धारा 44 में, अपराधों के संज्ञेय और अजमानती अपराध होना धारा 50 में, ये रॉन्ग हो जाता है डी। तो आंसर बन गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पद आभित करेगा। ए, उच्च न्यायालय, बी, केंद्रीय सरकार, सी, राज्य सरकार, डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केंद्रीय सरकार। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा आपका, देखिए यानी कि धारा 4 के अधीन दंड अपराधों को विचारण के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभित करेगा। आंसर बनेगा देखिए इसका, वो बनेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केंद्र सरकार। तो आंसर बन जाता है इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित युग्म है, इसमें सही सुमेलित बताना है आपको। देखिए सही सुमेलित कौन सा इसके अंतर्गत, देखिए यानी कि अपील और अधिकरण के अपील 45 दिन के भीतर, उच्च न्यायालय को अपील 60 दिन के भीतर, अपील अधिकरण द्वारा अपील के निस्तारण 6 महीने के भीतर, यानी डी उपरोक्त सभी। तो आंसर बन जाता है डी, उपरोक्त सभी सही हैं, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, धारा 18 उपधारा 1 के अधीन व्यक्ति की तलाशी से कोई दस्तावेज या संपत्ति अभिगृहित सीज किया गया है तो वह उसके प्रतिधारण यानी रिटेंशन के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन देगा। ए, विशेष न्यायालय को, बी, न्याय निर्णय प्राधिकारी को, निदेशक को, या इनमें से किसी को भी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, धारा 18 उपधारा 1 के अधीन व्यक्ति की तलाशी से कोई दस्तावेज या संपत्ति अभिगृहित या सीज किया है तो वह उसके प्रतिधारण यानी रिटेंशन के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन देगा। वो देगा देखिए न्याय निर्णायक प्राधिकारी को, यानी आंसर बना इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 18 उपधारा 10 के अधीन प्राधिकारी प्रतिधारण के अनुरोध करते हुए न्याय निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन अभिग्रहण की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा। ए, 30 दिन, बी, 45 दिन, सी, 60 दिन, डी, 90 दिन। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका, देखिए वो बनेगा 30 दिन। आंसर बना इसका ए, यानी कि देखिए मतलब जो है अधिनियम की धारा 18 सब उपधारा 10 के अधीन प्राधिकारी प्रतिधारण का अनुरोध करते हुए न्याय निर्णय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन अभिग्रहण करने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेगा। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में किसी भी सामग्री के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग से अंतर्विलित संपत्ति का दोषी समझा जाता है तो उसे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकेगा। अब देखिए इसमें जो है ये क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा इसमें धारा 18 के अधीन, धारा 19 के अधीन, धारा 21 के अधीन, धारा 22 के अधीन। आंसर बनेगा बी, धारा 19 के अधीन। अब देखिए मतलब जो है धारा 19 के अधीन जो है
यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई सामग्री का आधार मनी लॉन्ड्रिंग में अंतर्लित संपत्ति का दोषी समझा जाता है तो उस अधिनियम की धारा जो है 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। किसके? 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए क्या आवश्यक है? देखिए इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं आपको, जो है कब्जे की सामग्री के आधार पर विश्वास करने के कारण वह दोषी है, ठीक है। पर्याप्त सबूत की उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। सी, युक्त आशंका से वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। डी, उपरोक्त सभी। आंसर बन गया डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 25 संबंधित है। अब देखिए इसमें जो है अधिनियम की धारा 25 संबंधित है। ए, अपील अधिकरण से, अपील अधिकरण के अपील से, उच्च न्यायालय में अपील से, या फिर विशेष न्यायालय में। देखिए इसका आंसर बनेगा इसका आंसर बन जाता है ए, यानी कि अपील अधिकरण से आंसर बन जाता है इसका ए। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 21 संबंधित है। ए, अभिलेखों के प्रतिधारण से, अपील अधिकरण की प्रक्रिया से, विशेष न्यायालय से, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका पूछा इसने क्वेश्चन, धारा 21, अधिनियम की धारा 21 संबंधित है, वो देखिए अभिलेखों के प्रतिधारण संबंधित है, तो आंसर बनेगा इसका ए। नेक्स्ट, धारा 19 के अधीन ही गिरफ्तार किए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर पेश करेगा विशेष न्यायालय के समक्ष, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, किसी महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष, मध्य स्थिति ए और बी, सी, या फिर ए या फिर बी या फिर सी। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका डी, यानी ये तो ए, बी, सी तीनों में से किसी के अंतर्गत आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट, अधिनियम की किस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी किसी भी स्थान की तलाशी या अभिग्रहण कर सकेगा? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, यानी कि अधिनियम, यानी किस अधिनियम या धारा के तहत प्राधिकृत अधिकारी किसी स्थान की तलाशी या अभिग्रहण कर सकेगा? तो आंसर बनेगा धारा 17 के अंतर्गत। आंसर बना ए, ये आपका ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कथनों में सत्य कथन से संबंधित विकल्प बताइए। यानी इसमें सत्य से संबंधित, सत्य कथन संबंधित विकल्प बताना है। इसमें देखिए आपका जो है, इसके अंतर्गत देखिए आपका ए, प्राधिकारी व्यक्ति की तलाशी में पाई गई सामग्री को न्याय निर्णायक प्राधिकारी को अग्रेसित करेगा, बिल्कुल सही है। व्यक्ति के अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश करेगा, ये भी सही है। व्यक्ति को 24 घंटे के अधिक निरुद्ध नहीं रखेगा, ये भी सही है। तो आंसर बन गया इसका डी, ये उपरोक्त सभी। देखिए मैंने ये है टॉपिक आपका डिस्कस किया है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, जो है मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, इनको मैं डिस्कस किया। चेक कर लीजिए कितने सही हैं आप लोगों के जो है। उसके बाद आगे फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।